अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। हम देख रहे हैं बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। इसकी हमारी सीरीज चल रही है। आज पढ़ेंगे पार्ट 10। पहले हमने 9 पार्ट्स कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ बिहेवियरिज्म का फोल्डर बना हुआ है वो देख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, आप ये नहीं समझे कि बिहेवियरिज्म को बहुत लंबा कर रहा है। बिहेवियरिज्म को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये वाली सीरीज देख ली ना बिहेवियरिज्म की, तो ना सिर्फ आपका बिहेवियरिज्म कवर हो जाएगा बल्कि आप लर्निंग को भी कवर कर लेंगे, आप कुछ पर्सनैलिटी थेरीज को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, बहुत कुछ आता है। तो अगर आप ये स्कूल ऑफ थॉट्स को कवर कर लेते हैं ना, तो आप बहुत हद तक साइकोलॉजी को कवर कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी हिस्सा साइकोलॉजी का कवर हो जाता है अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को देख लेते हैं। तो परेशान नहीं होना। अगर आपको लेंथी लग रहा है तो सिर्फ वही चीज़ें देख सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपको लेक्चर मिला हो या जो आपका सिलेबस हो। ठीक है, मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा पढ़ाने का, अपना जो मेरा है काम वो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। जैसे जैसे मुझे लगेगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है करवाना, वो मैं लाजमी करवाऊँगा। ठीक है, तो आज आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप प्ले लिस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाके आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी या आप लिख सकते हैं अपना टॉपिक और आगे लतीफ़ रहमानी लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं जी। लॉज हैं लर्निंग के जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। कुछ प्राइमरी लॉज हैं, इनको इन तीनों लॉज को प्राइमरी लॉज बोला जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, इनको प्राइमरी लॉज बोला जाता है। ये जो दो लॉ हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये मुझे बुक में मिले हैं। ये थर्ड लॉ मुझे नहीं मिला बुक में, लेकिन इस लॉ को भी प्राइमरी लॉ के अंदर ही कंसीडर किया जाता है और बहुत जगह पे इसको प्राइमरी लॉ में ही लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले लॉ हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें याद रखिएगा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं या पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, हमें पता है। एंड ऑल वी कैन से दैट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यहाँ पर हम उसको रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बात वही सेम है। अच्छा, अब हम लॉ ऑफ इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एनी एक्ट विच इन, ये बुक से ली गई है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, एनी एक्ट विच इन अ गिवन सिचुएशन प्रोड्यूसेस सेटिस्फैक्शन बिकम्स एसोसिएशन विद दैट सिचुएशन। वो कहते हैं एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप किसी भी पर्टिकुलर या गिवन सिचुएशन के अंदर कर रहे होते हैं ना, अगर वो प्रोड्यूस करता है, अगर आपका वो एक्ट प्रोड्यूस करता है सेटिस्फैक्शन या आपका प्लेजेंट फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, तो फिर क्या होता है? बिकम्स एसोसिएटेड विद दैट सिचुएशन। वो एक्ट फिर आपका उस सिचुएशन के साथ क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। सो दैट when the situation reoccurs, और फिर वो सिचुएशन जब दोबारा होती है, the act is more likely than before to reoccur also, वो फिर एक्ट भी दोबारा से रीअकर होने के, वो एक्ट आपको परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, इसको दोबारा देखते हैं। वो कहते हैं जब आप किसी सिचुएशन के अंदर किसी कोई बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो वाले जो एक्ट आपका करना अगर तो वो प्रोड्यूस करे या कॉन्सिक्वेंस के तौर पर या रिजल्ट के तौर पर या आउटकम के तौर पर अच्छा आपको फीलिंग्स दे, प्लेजेंट फीलिंग्स दे या कोई रिवॉर्ड दे, तो फिर वो वाला एक्ट जो आपका एसोसिएट हो जाता है उस सिचुएशन के साथ। फिर जब वो वाली सिचुएशन दोबारा आपकी लाइफ के अंदर आती है, तो आप वो वाला बिहेवियर, वो वाला एक्ट दोबारा से करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, सिचुएशन है आपके एग्जाम आने वाले हैं। आपने क्या किया, वहां एग्जाम जब आने वाले थे तो आपने हार्ड वर्क किया, दिन रात करके आपने मेहनत करके आपने जब एग्जाम दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी पोजीशन आ गई। जब पोजीशन आई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? सेटिस्फैक्शन, या एज अ रिजल्ट उसने क्या दिया आपको? रिवॉर्ड। जैसे पोजीशन आई तो आपके ना सिर्फ आपके स्कूल कॉलेजेस वालों ने आपको रिवॉर्ड दिया, आपके घर वालों ने भी रिवॉर्ड दिया, आपको एप्रिसिएशन मिली, अपने मोहल्ले से भी, अपने इलाके से भी आपका नाम न्यूज़पेपर में आ गया, आपका नाम टीवी में आया। ये वाला आउटकम के तौर पर आपको सेटिस्फैक्शन मिली, आपको प्लेजेंट फीलिंग्स मिली, आपको रिवॉर्ड्स मिले। तो फिर क्या कर दिया आपने ऑटोमेटिकली? अच्छा, ये पोजीशन पहली दफ़ा आई थी आपकी, जब पहली दफ़ा आई तो आपने कहा यार इसका तो मज़ा ही बड़ा है, इसका तो आउटकम भी बड़ा अच्छा मिलता है, इसमें तो रिवॉर्ड मिलता है जब यार बंदा पोजीशन ले लेता है। तो फिर आपने क्या किया? उस एक्ट को, यानी कि हार्ड वर्क को एसोसिएट कर दिया एग्जाम के साथ। ठीक है, एग्जाम के साथ आपने एसोसिएट कर दिया
दिया हार्डवेयर को, जब दोबारा अगली दफ़ा एग्जाम आएगा तो फिर आप वो वाला लर्निंग जो है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। यानी कि आपने हार्डवेयर को एग्जाम के साथ एसोसिएट किया था ना, अगले साल जब दोबारा एग्जाम आएगा तो आप वही दोबारा से फिर हार्डवर्क करना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपको पता है कि इससे क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ये आपकी लर्निंग हो चुकी है, आपका बिहेवियर बन चुका है। इसलिए उसने नीचे बोला है सो दैट व्हेन द सिचुएशन रीअकर्स, जब सिचुएशन रीअकर होती है तो फिर आपका वो वाला बिहेवियर या वो वाला एक्ट भी दोबारा से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्वर्सली, इसके उलट वो कहते हैं एनी एक्ट विच इन अ गिवन सिचुएशन प्रोड्यूसेस डिस्कम्फर्ट, और ऐसा एक्ट, ऐसा बिहेवियर या ऐसी परफॉर्मेंस जो किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको एज अ रिजल्ट आउटकम के तौर पर डिस्कम्फर्ट दे या पनिशमेंट दे या नेगेटिव इफेक्ट दे, तो आप क्या करते हो, जब उसी तरह की सिचुएशन दोबारा आती है तो फिर आप वो वाला एक्ट नहीं करते। अच्छा, अब जब ये वाला आपको डिस्कम्फर्ट मिलता है या पनिशमेंट मिलती है तो आप उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट या पनिशमेंट मिली है, आप उसको क्या कर देते हो, डिसएसोसिएट कर देते हो। क्या कर देते हो? डिसएसोसिएट कर देते हो इस सिचुएशन के साथ कि यार ये वाला मामला खराब है। एग्जाम वाली एग्जांपल लेते हैं, आपने फर्ज करो एग्जाम आ गया, आपने हार्डवर्क नहीं किया, आप सो के गुजार दिए, सारा टाइम एंजॉय करके खेल के गुजार दिए, आप हो गए फेल। जब फेल हुए तो आपको घर से पड़े, पहले तो जूते पड़े, फंटा लगा, उसके बाद फिर आपको स्कूल में भी इंसल्ट मिली, आपको फिर मोहल्ले में, इलाके में भी आपकी बेइज्जती हुई कि यार बंदा फेल हो गया। अब आपको पता चल गया यार ये वाला एक्ट, यानी कि मेहनत ना करना, हार्डवर्क ना करना, आपने डी एसोसिएट कर दिया एग्जाम से डी एसोसिएट कर दिया आपने हार्डवर्क ना करने को, ठीक है, मेहनत ना करने को आपने डी एसोसिएट कर दिया एग्जाम से कि यार अब के एग्जाम जब आता है तो उस वक्त आप मौजें नहीं करते, उस वक्त सो के नहीं गुजारते, उस वक्त टाइम खेल के वेस्ट नहीं करते, पढ़ना चाहिए, तो आपने डी एसोसिएट कर दिया। जब दोबारा से एग्जाम आएगा तो फिर वो वाला बिहेवियर आप नहीं परफॉर्म करते, वो वाला एक्ट यानी कि मेहनत ना करना, हार्डवर्क ना करना, आप वो वाला परफॉर्म नहीं करते। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको आउटकम अच्छा मिल रहा हो तो वही वाला बिहेवियर आप दोबारा से उस सिचुएशन, जब दोबारा उस तरह की सिचुएशन आती है तो आप दोबारा से करते हो। अगर आपको आउटकम अच्छा नहीं मिलता, सज़ा मिलती है, नेगेटिव आउटकम मिलता है, तो आप वो वाला बिहेवियर दोबारा नहीं करते क्योंकि आप उसको डी एसोसिएट कर देते हो उसके साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। थोड़ा सा सिंपल करते हैं। लर्निंग इज स्ट्रेंथन हो जाती है व्हेन अकम्पनीड, जब वो आपको प्रोड्यूस करके दे रही होती है क्या, प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। जब सेटिस्फाइंग फीलिंग देती है तो आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। जब वो लर्निंग इज वीकन व्हेन एसोसिएटेड विद एन अनप्लेजेंट फीलिंग, जब अनप्लेजेंट फीलिंग्स मिलती हैं तो आपकी लर्निंग वीक हो जाती है, यानी कि वो आप मेहनत ना करना क्या कर देते हो, छोड़ देते हो ऐसा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब आप कोई गलती करते हो तो घर से आपको मम्मा की तरफ से पड़ते हैं थप्पड़ या डांट पड़ती है। ठीक है, डांट पड़ी तो आपने क्या किया, आपकी वो लर्निंग वीक हो गई कि यार ये वाला काम करेंगे तो थप्पड़ पड़ेंगे, तो आपने उस बिहेवियर को डी एसोसिएट कर दिया उस थप्पड़ से कि यार ये थप्पड़ पड़ेगा ना, तो अगर ये दोबारा गलती करेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा, तो फिर उस तरह की सिचुएशन में आप वो वाली गलती दोबारा नहीं करते। ठीक है जी। द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेट। अब ये एजुकेशन के हिसाब से नीचे दो लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स एजुकेशन के हिसाब से हैं, आप इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हो, चूंकि ये लर्निंग और बिहेवियर के से रिलेटेड है तो कहीं पर भी फिट कर सकते हो, क्लासरूम में भी, घर में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, कहीं पर भी। द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लेजेंट। क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें तो आपको अपने क्लास का जो क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फैक्टरी और प्लेजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, द टीचर मस्ट एंजॉय हिज टीचिंग वर्क। अगर आप चाहते हैं कि टीचर अच्छे से कन्वे करे, डिलीवर करे, दिल से डिलीवर करे, तो वो उसको काम को एंजॉय करना होगा, आपने उसके लिए भी काम को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्टिविटीज मस्ट बी मीनिंगफुल। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक्टिविटीज हैं, वो ना सिर्फ मीनिंगफुल हो बल्कि अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल लाइफ ऑफ द लर्नर्स। वो वाली चीज़ें जो आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को, वो उसकी पर्सनल लाइफ से आपने अटैच करके बतानी है। इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर सीखते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल वाली मिसाल दी है, मिस्टेक वाली एग्जांपल दी है, तो ये वाली चीज़ें अगर वो कहते हैं कि आप एक तो मीनिंगफुल बना दें, दूसरा आप पर्सनल लाइफ से अटैच कर देंगे तो चीज़ें बेहतर तौर पर बच्चा समझ जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वैन यू परफॉर्म वेल and you get appreciation or reward, as a result you decide to perform well in the future. For example, आपने परफॉर्म किया है अच्छा, ठीक है, ये एक जनरल एग्जांपल है,
जनरल बता रहा हूँ, इसको हर जगह फिट कर देना। व्हेन यू परफॉर्म वेल एंड यू गेट अप्रिसिएशन, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, वो ऑफिस में हो सकता है, वो घर में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, आप क्या हासिल करते हो? अप्रिसिएशन हासिल करते हो, अप्रिसिएशन मिला आपको, आपने रिवॉर्ड हासिल किया, फिर एज अ रिजल्ट जब इतना कुछ मिला ना आपको, यार अच्छा फील हुआ, क्या यार क्या बात है, मुझे तो यार मजा आ गया, अच्छा इस तरह रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप क्या करते हो? एज अ रिजल्ट यू डिसाइड, फिर आप डिसाइड कर लेते हो, जैसे एसोसिएशन की बात की ना, फिर आप एसोसिएट कर दिया और डिसाइड कर लिया आपने टू परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी जब ऐसा मुझे मतलब मैं काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड फिर मिलेगा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में भी मैं अच्छा काम करूंगा। अच्छा, दो फिर पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने बनाई। अच्छा, ये जनरल सिचुएशन है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हर जगह पर होगी ना, हर लिहाज से होगी, हर सिचुएशन में होगी, तो ये जनरल एग्जांपल कहीं भी फिट कर दो। अगर आपने पर्टिकुलर एग्जांपल देनी है तो मैंने वो स्कूल वाली मिसाल दी है, यू गेट अ पोजीशन इन स्कूल और कॉलेज, योर टीचर्स एंड योर कम्युनिटी अप्रिशिएट यू, देन यू डिसाइड टू वर्क हार्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम। आपने अच्छा पोजीशन हासिल की, तो जब आपको अप्रिसिएशन मिली तो आपने डिसाइड कर लिया अगली दफ़ा भी ऐसा करूंगा, या एसोसिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यू परफॉर्म वेल इन योर ऑफिस, एज अ रिजल्ट योर सैलरी इंक्रीजेज, इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। अगर आप ऑफिस के अंदर परफॉर्म करते हो तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, ये वजह बनेगी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, ये आपकी उसमें रीज़न बन जाएगी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। अगली दफ़ा फिर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इसको आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो, कैसे भी फिट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम देखते हैं जी लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज क्या है? The law of exercise or law of use or disuse states that any response made in a particular situation becomes associated with that situation. The more response is used in the situation, the more strongly it becomes associated with it. अच्छा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होगा? वो कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको लॉ ऑफ यूज और डिसयूज भी बोलते हैं। Any response made in a particular situation becomes associated with that situation. कोई भी particular situation, ये वो लॉ ऑफ इफेक्ट वाली बात है, ठीक है, एसोसिएट कर लिया। The more the response is used in the situation, अगर वही वाला रिस्पॉन्स जितनी बार उस सिचुएशन के अंदर हम यूज करेंगे उतना क्या होगा? The more strongly it becomes associated with it, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा उस सिचुएशन के साथ जितना हम उसको यूज करेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे चीज को, एक्सरसाइज करेंगे उस चीज की, उतना ही वो एक्ट, उतना ही वो बिहेवियर, उतनी ही वो लर्निंग उस सिचुएशन के साथ एसोसिएट होती चली जाएगी, ठीक है जी। इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं। दिस प्रिंसिपल states that the stimulus and response connection is strengthened by use and weakened by with disuse। ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो कनेक्शन है वो मजबूत होता है जितना ज्यादा उसको यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और वीक होता है जितना ज्यादा हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसका कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है, वो याद रहता है, मेमोरी का पार्ट बन जाता है, पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर उसको यूज नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो उसका जो कनेक्शन है वो वीक होता चला जाएगा। ये सिंपल ऊपर वाली बात भी कर सकते हैं डेफिनेशन में, नीचे वाले भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ऊपर वाली मैंने बुक से उठाई है, वो वहां पर जैसे लिखा हुआ था, ठीक है, तो नीचे वाली मैंने बना दी अपनी तरफ से, तो जैसे आपको सही लगे। इट हैज़ टू पार्ट्स, के दो पार्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। यूज करेंगे तो अच्छा कनेक्शन बनता चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड, वो कहता है जितनी वही वाली बात कर रहा है, जो चीज़ें हम अक्सर रिपीट करते रहते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न कम्प्लेक्स टास्क इन अ सिंगल सेशन, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है कि बाज़ दफ़ा वो कम्प्लेक्स चीज़ें एक ही सेशन में नहीं सीखते, तो फिर क्या करना चाहिए? द इंस्ट्रक्टर मस्ट रिपीट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एट रीजनेबल इंटरवल्स, तो फिर उसको ये रिपीट करती रहने चाहिए चीज़ें, टीचर को चाहिए कि वो रिपीट करता रहे ताकि वो वाली चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ों को बेहतर तौर पर और अच्छे तरीके से याद करने में, मेमोरी का या बिहेवियर का पार्ट बनाने में, ठीक है जी। एग्जांपल लेते हैं।
वी लर्न इन द स्कूल स्टैंड अप व्हेन टीचर एंटर्स इन द रूम। हमने ये बचपन में सीखा था कि जब टीचर्स रूम में आए तो हमने खड़े हो जाना है उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने ये पहली दफ़ा नहीं पता था, जब पहली दफ़ा हमने स्कूल में सीखा तो हमने एक दफ़ा टीचर के कहने पर हमने स्टैंड अप हो गए थे, खड़े हो गए थे, ठीक है। फिर अगली दफ़ा जितने दफ़ा टीचर स्कूल में आए तो वो हम खड़े होते गए, खड़े होते रहे। ये वाली चीज़ हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। फिर उस स्कूल के अलावा भी कहीं पर भी टीचर्स आते थे या बड़ा हमसे आता था कोई, तो हम उनकी रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में खड़े हो जाते थे। ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया क्योंकि इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की हुई थी। तो उसी तरह की सिचुएशन जब दोबारा हमारी लाइफ में आती है तो हम उनके ऑनर में खड़े हो जाते हैं। अगर हमने ना सीखा हो या हमने उस सिचुएशन के साथ अपने एक्ट को ना एसोसिएट किया हो और इसकी प्रैक्टिस ना की हो तो हम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद पंच एंड ब्लॉक प्रैक्टिस इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, ये वाली चीज़ भी प्रैक्टिस सिखाती है कि अगर हम पंच करेंगे, पंच और ब्लॉक वाले प्रैक्टिस में क्या होता है, पंच मारो ब्लॉक करो, पंच मारो ब्लॉक करो। अब इसमें ये होता है कि जो होता है ना बॉक्सिंग करने वाला, उसको ये सिखाया जाता है कि पुत्र पंच मारना है तो फौरन ब्लॉक भी करना है। ये इतनी दफ़ा उसको प्रैक्टिस कराया जाता है, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कराया जाता है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। जब वो रिंग में उतरता है या जब वो अपनी डेली लाइफ में भी होता है ना, तो जब ऐसे उसको लगता है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फौरन ब्लॉक करता है, पंच करता है, ब्लॉक करता है, पंच करता है। इतना उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका होता है, उसकी प्रैक्टिस की वजह से, उसकी एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वो लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। अब देखते हैं जी हम लॉ ऑफ रेडीनेस, जो थर्ड लॉ है प्राइमरी लॉज में से, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या होता है, इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। रेडीनेस में क्या होता है, जब भी हम अपनी कोई चीज़ या कोई भी काम सीखना चाहते हैं या कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो रेडीनेस की है कि हमें वी हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ इफ़ वी वांट टू लर्न एनीथिंग। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर कैसे करना है, फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना है, मेंटली करना है एंड इमोशनली प्रिपेयर करना है खुद को टू लर्न एंड दे डू नॉट लर्न। अगर हम उसकी कोई सीखने की वजह नहीं देखते या हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा या हम रेडी नहीं है तो हम उसको लर्न नहीं करेंगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और इमोशनली भी रेडी होना पड़ेगा चीज़ों को पिक करने के लिए, फिर ही आप सीख सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मोटिवेशन इज नीडेड टू डेवलप एन एसोसिएशन और डिस्प्ले चेंज्ड बिहेवियर। वो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, मोटिवेशन इज नीडेड। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। टू डेवलप एन एसोसिएशन और डिस्प्ले चेंज्ड बिहेवियर, एसोसिएशन डेवलप करने के लिए या बिहेवियर को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मोटिवेशन। यानी कि वही वाली मोटिवेशन जो हमें रेडी करे, ठीक है, हमें प्रिपेयर करे, ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली और इमोशनली भी हमें रेडी करे, तो ही हम चीज़ों को बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। अब सिंपली बात, वो कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन होती है चीज़ों को सीखने के लिए। अगर हम प्रिपेयर होते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए हर तरह से, तो हम उसको अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से उसको बिहेवियर का, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेते हैं। लेकिन अगर हम रेडी नहीं है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, तो वी कांट लर्न दैट थिंग प्रॉपरली, ठीक है जी। तो ये इस लॉ का बेसिकली डेफिनेशन और मकसद है। अब एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप देखें, ये बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। अब ये वाला जो बच्चा है लास्ट में बैठा हुआ है, ये जो रेड जिसने शर्ट पहन रखी है, अब ये बच्चा दूसरों की निस्बत आप देखें कैसे वो अटेंटिव नहीं है। वो ऐसे लग रहा है कि वो जैसे रेडी नहीं है। बाकी सारे बच्चे कितने अटेंटिव हैं, रेडी हैं, रेडी टू लर्न है, ठीक है। अब ये जो बाकी बच्चे हैं ना, इन सब की जो लर्निंग होगी ना, उस बच्चे से बेहतर होगी, बहुत हद तक बेहतर होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी बच्चे सीख जाएंगे उसकी निस्बत, क्योंकि वो ही इज़ नॉट अटेंटिव, ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू लर्न, ठीक है। तो वो वाले उस बच्चे की निस्बत इन बाकी बच्चों की जो लर्निंग होगी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपको देखें वो बॉडी से या एक्सप्रेशन से भी लग रहा है कि वो बच्चे सीखने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ रेडीनेस कि हमें अगर कुछ सीखना है या बच्चों को सिखाना है तो पहले उसको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर ही वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है जी। तो ये उसके प्राइमरी लॉज थे।
तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।